नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबन। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर जारी रहेगी चर्चा। गृह मंत्री पेश करेंगे जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक। वहीं राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक चर्चा के लिए सूचीबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता। विकसित भारत के एजेंडे पर हुई अहम चर्चा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की पैरवी। चुनिंदा देशों की संकीर्ण हितों को बताया सुधार में सबसे बड़ी बाधा। और खेल की खबरों में राष्ट्रमंडल खेलों में हरजिंदर और गुलवीर ने जीता रजत। पुरुष 10,000 मीटर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने गुलवीर। मुक्केबाजों ने 3 और पदक किए पक्के। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। सबसे पहले बात करते हैं संसद के मॉनसून सत्र की। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। विधेयक पर मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद चर्चा की शुरुआत हुई थी। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को लोकसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक सरकार के छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता वाला है। विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष की ओर से अब तक कई सांसदों ने अपने विचार रखे। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के साथ ही लोकसभा की कार्यसूची में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। इसके साथ आज गृह मंत्री जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक के माध्यम से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जो है उसमें संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। राज्यसभा की कार्यसूची में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। इस विधेयक को उच्च सदन में शुक्रवार को पेश किया गया था, जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। राज्यसभा में विपक्ष के गतिरोध के चलते अब तक विधेयक पर चर्चा की शुरुआत नहीं हो पाई है। वहीं लगातार 1 सप्ताह तक हंगामे और गतिरोध के बाद संसद के मॉनसून सत्र में आखिरकार विधायी कामकाज ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। लोकसभा में पेपर लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाए गए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2026 पर कल चर्चा शुरू हुई। इस दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच विधेयक को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही भी प्रभावित रही, जबकि पंजाब में कथित पेपर लीक के मुद्दे पर भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। संसद की कल की कार्रवाई पर आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। 1 हफ्ते की मैराथन गतिरोध के बाद दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन संसद के मॉनसून सत्र में आखिरकार लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2026 को यूं तो सोमवार को ही लोकसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेश किया था, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे की वजह से चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन सत्ता और विपक्ष के बीच बनी सहमति के मद्देनजर
पेपर लीक की रोकथाम के लिए लाए गए विधेयक पर चर्चा मंगलवार को शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने परीक्षा संशोधन बिल पर बताया कि अब सजा के अलावा जुर्माने की राशि को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव विधेयक में शामिल है। सर्विस प्रोवाइडर के लिए सजा पहले भी काफी मजबूत थी। देयर वाज फाइन अप टू 1 करोड़ इन दी 24 एक्ट, उसको बढ़ा करके अब 5 करोड़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ द रिकवरी ऑफ द प्रोपोर्शनल कॉस्ट ऑफ एग्जाम, और सबसे महत्वपूर्ण कि 2024 के कानून में ये भी लिखित था कि द प्रोवाइडर विल बी बार्ड फ्रॉम कंडक्टिंग एनी एग्जाम फॉर द नेक्स्ट 4 years। उस अवधि को बढ़ा करके आज इस संशोधन के तहत 8 साल किया जा रहा है। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने विपक्ष पर कई तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्षी सरकारों में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने विधेयक के औचित्य पर सवाल उठाया और चुटकी ली। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों के एक समूह ने आंदोलन खड़ा करके एक बड़ी बहस छेड़ दी। शिक्षा विशेषज्ञों को इकट्ठा कीजिए, छात्रों, अध्यापकों, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर अन्य विचारधाराओं के थॉट लीडर्स के साथ गहरी चर्चाएं करवाकर एक नई शिक्षा प्रणाली तैयार कीजिए। ये पहला आंदोलन देखा कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन सर देखने को मिला है। इससे पहले दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा में शोर शराबे के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 को पेश कर दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी के सांसदों ने पंजाब में हुए पेपर लीक मामले में प्रदर्शन किया और पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। शैलेंद्र मिश्र और ऋषि कुमार के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग के साथ साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भावी कार्य एजेंडे की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति को और तेज करना था। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों और विभागों में मजबूत टीम भावना विकसित करने पर जोर देते हुए अधिकारियों से साझा उद्देश्य के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह के कार्यगत बाधाओं को समाप्त करना जरूरी है, ताकि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और एकीकृत परिणाम दे पाएं। प्रधानमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर इस संबंध में जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री ने लिखा, भारत सरकार के सचिवों के साथ हुई बैठक में हमने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य, उद्योग और टेक्नोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर चर्चा की। नागरिक केंद्रित सुशासन को और प्रभावी बनाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास के उपायों पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही प्रमुख क्षेत्रों में युवा उद्यमियों की सक्रिय भागीदारी का भी आह्वान किया गया है। वहीं नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 13 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। आरोपियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, सबूत नष्ट करने, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई ने चार्जशीट में 360 गवाह, 422 दस्तावेज, 43 अहम साक्ष्य शामिल किए। सभी 13 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। जांच एजेंसियों ने 12 मई 2026 को मामला दर्ज करने के बाद 92
ठिकानों पर छापेमारी की और इसके साथ साथ जो तमाम डिजिटल उपकरण हैं उनके समेत कई अहम साक्ष्य बरामद किए। सीबीआई के मुताबिक पेपर लीक के जो स्रोत थे उससे लेकर लाभार्थी अभ्यर्थियों तक की पूरी कड़ी का खुलासा किया गया है। मामले में एनटीए के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 3 विशेषज्ञों समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान आरोपियों के बैंक खाते, लॉकर्स और डीमैट अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। सीबीआई ने कहा कि मामले में आगे की जांच और फॉरेंसिक विश्लेषण जारी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल वक्त थोड़े से ब्रेक का, आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। केड़ा मसाला होए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए औद्योगिक मोर्चे पर अच्छी खबर है। जून 2026 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की अगर हम बात करें तो 7.3% की वृद्धि यहाँ दर्ज की गई। ये वृद्धि मई 2026 के 5.1% की तुलना में ज़्यादा है, जो इस बात को दर्शाती है कि देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ने रफ्तार पकड़ी हुई है। जून 2026 के आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 123.1 रहा, जबकि जून 2025 में 114.7 था। यानी एक साल में औद्योगिक गतिविधियों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चलिए अब अलग अलग सेक्टर्स पर भी एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, यानी कि विनिर्माण। इस क्षेत्र में सबसे अहम भूमिका हम देखते हैं जब आर्थिक प्रगति की बात की जाती है। इस क्षेत्र में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं बिजली और गैस आपूर्ति में भी 10.6% की मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली है। जल आपूर्ति, सीवरेज, अपशिष्ट प्रबंधन जो है 6.1% से आगे बढ़ता हुआ। इसके साथ अगर हम जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं उनके निर्माण की बात करते हैं तो 34% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई। खाद्य उत्पाद निर्माण में भी वृद्धि 10.8% के तौर पर दर्ज की गई है। ये बताता है कि आर्थिक प्रगति लगातार बढ़ती हुई जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं। और औद्योगिक उत्पादन की ये रफ्तार बताती है कि कैसे हम अलग अलग सेक्टर्स के ज़रिए आत्मनिर्भर भारत के उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बेहतर प्रदर्शन विद्युत उपकरण निर्माण क्षेत्र का रहा, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल हम डिवाइसेस बनाते हैं उसमें
34% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद मोटर व्हीकल, ट्रेलर और सेमी ट्रेलर निर्माण 17.5% और खाद्य उत्पाद निर्माण में 10.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज से जुड़ी हुई। देश भर में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। कहीं ये बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई तो कहीं मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में मानसून सामान्य से अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में कल और 31 जुलाई को भारी बारिश की आशंका है और इस बीच ओडिशा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश को देखते हुए मयूरभंज, सुंदरगढ़, क्योंझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं राज्य के अन्य 22 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। राज्य सरकार ने तैयारियों को तेज किया है और आपदा राहत दलों को तैनात भी किया गया। बात भद्रक जिले की, जहां एहतियातन आज स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही लोगों से सरकारी निर्देशों का पालन करने की भी अपील की गई है। और अब बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, जहां सुधार की मांग को लेकर भारत ने एक बार फिर जोरदार पैरवी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर सरकारी वार्ता यानी IGN की बैठक में भारत ने कहा कि दुनिया अब और इंतजार नहीं कर सकती। भारत ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा परिषद को प्रभावी और समकालीन बनाने के लिए समयबद्ध टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस शुरू करने चाहिए और सुधारों के तहत स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में जो सदस्यता है यानी कि मेंबरशिप, उसका विस्तारीकरण होना चाहिए। Every session that we spend regurgitating our positions from the comfort of New York, the hope for a fit-for-purpose UN grows weaker in the real world. There is a palpable sense of disappointment among member states and global citizenry regarding the inability of the Security Council to meaningfully intervene in conflicts across the globe. The need for comprehensive UN Security Council reforms cannot be more pronounced and more urgent. It cannot be held hostage by the narrow divisive interests of a select few member states. The path to securing such reforms is clear. Text-based negotiations with clearly defined timelines and milestones. The outcome of such a genuine effort must lead to an expansion in both categories with greater representation of the Global South. India stands fully ready to contribute to this endeavor. It is our sincere hope that the 81st IGN session would mark a new beginning on this count. वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में वाणिज्यिक जहाज़ों पर हालिया हमलों पर भारत ने गहरी चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में भारत ने तत्काल तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। After a brief pause in the ongoing conflict in the region, there has been a worrying resumption of attacks and escalation of hostilities. This is deeply concerning, and India calls for an immediate de-escalation of tensions. We strongly condemn the recent attacks on several vessels, GFS Galaxy, MT Al-Bahia and MT Mombasa among them, during their transit through the Strait of Hormuz this month. Several Indian citizens were injured, including some seriously. One Indian tragically lost his life and one is missing in these attacks. India has consistently condemned acts of violence targeting seafarers and disrupting free and safe navigation through international waterways like the Strait of Hormuz. India strongly advocates a return to dialogue and diplomacy in the interests of peace, security and stability in the region. The targeting of commercial shipping and civilian infrastructure in the region must end, and free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways in the region, in keeping with international law, must be restored at the earliest. रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबरों का। बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने मंगलवार को व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बैठक की। ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब अमेरिका 2 युद्धों और उनसे जुड़े कठिन कूटनीतिक फैसलों का सामना कर रहा है। बैठक ओवल ऑफिस में बंद दरवाजों के पीछे हुई है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार नेतन्याहू से उम्मीद थी कि वो ट्रंप को ईरान की कथित गतिविधियों से जुड़ी खुफिया जानकारी देंगे। इसमें पिकेक्स माउंटेन नाम की एक भूमिगत जगह भी शामिल है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसका संबंध तेहरान के परमाणु कार्यक्रम से है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि वो ईरान के साथ दोबारा बातचीत के पक्ष में है, जबकि इजराइल ईरान पर लगातार दबाव बनाए रखने की बात करता रहा है।
और अब बात राष्ट्रमंडल खेल से जुड़ी हुई खबरों पर डालते हैं एक नजर। तो भारतीय गुलवीर सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में रजत पदक जीतकर इतिहास रच डाला। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेल में पुरुष 10,000 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। उन्होंने 27 मिनट 49.78 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया। 2022 एशियन गेम्स में 10,000 मीटर में कांस्य पदक जीत चुके कुलवीर सिंह का राष्ट्रमंडल खेलों में ये पहला पदक है। तो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय भार उत्तोलन का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। भारत की अनुभवी वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने भारत के लिए मौजूदा खेलों में भार उत्तोलन का 7वां पदक दिलाया। 29 वर्षीय हरजिंदर ने प्रतियोगिता के दौरान अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की हाई जंप में 2.25 मीटर की दूरी तय कर सिल्वर मेडल जीतने वाले सर्वेश अनिल कोश्यारी को उनकी सफलता पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई नेताओं ने बधाई दी। सर्वेश से खास बात की है ग्लासगो में मौजूद हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हाई जंप में सिल्वर मेडल लाने वाले सर्वेश हमारे साथ हैं। सर्वेश, बधाई हो, आपको सिल्वर मेडल जीता, पहला इंटरनेशनल मेडल है। कैसे देखते हैं इसको? आने वाले इवेंट्स के लिए कितना कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा ये मेडल आपका? आने वाले कंपटीशन में सर एशियन गेम्स है, तो उसके लिए मेरा ये अच्छा कंपटीशन हुआ है, तो एशियन गेम्स के लिए मेरे को बिल्कुल सपोर्ट करेगा। अभी वेदर कंडीशन में भी हम हर वेदर कंडीशन में खेल चुके हैं। हमारे इंडिया में बहुत गर्मी थी, इसके बाद इधर कोल्ड में खेले, तो एशियन गेम्स में कैसे भी वेदर हो तो हम मैनेज करके खेल सकते हैं। तो हमारी तैयारी गोल्ड की रहेगी, उस समय पे पता चलेगा कि क्या मेडल आएगा, पर हम पूरा अपना 100% देंगे। और सबको थैंक यू कहूँगा कि मेरे साथ सपोर्ट में रहे, और ऐसे ही मेरे आगे एशियन गेम्स और आने वाला ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेरा अपना 100% दूंगा और मेरे साथ सपोर्ट बना रहे। अगर आपका पर्सनल बेस्ट देखें तो 2.31 मीटर्स है, अगर यही कंटिन्यू रहता है तो जिस तरह से फॉर्म चलती तो ओलंपिक्स में भी हम आपसे एक मेडल की आशा कर सकते हैं? ओलंपिक अभी 2028 में ओलंपिक की आशा करनी चाहिए सर, क्योंकि अगर हम इधर आके 228-31 इंडिया में कर सकते हैं तो हमें, और अभी मेडल आया है तो मेरे को थोड़ा सा फैसिलिटी भी मिल सकता है, आशा करता हूँ। तो उसका फ़ायदा लेके हम और आगे जाके इंडिया के लिए अच्छा मेडल लाए और ओलंपिक में एशियन गेम्स में अच्छा प्रदर्शन करूंगा, इसकी उम्मीद। अगर ट्रैक एंड फील्ड की बात करें, लगातार पिछले एक साल में कई रिकॉर्ड बने। 100 मीटर होता है, आपका रिकॉर्ड है, और 800 मीटर का रिकॉर्ड है, डेकाथलन का रिकॉर्ड है। तो किस तरह से देखते हैं, क्या वजह मानते हैं कि इतना हमारा ट्रैक एंड फील्ड अचानक से इतना अच्छा कर रहा है? बिल्कुल सर, ट्रैक एंड फील्ड अच्छा कर रहे हैं, मतलब ये बंदों का अगर और ज़्यादा सपोर्ट करोगे ना तो इससे ज़्यादा नेशनल रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो ये एशियन रिकॉर्ड, कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड, ओलंपिक रिकॉर्ड है, ज़्यादा दूर भी नहीं, बंदे वो भी कर जाएंगे, पर बंदों को और ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए। जैसे एथलेटिक्स में अभी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, 400, 100, 110, लगभग सभी इवेंट में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, एक के बाद एक, हर कंपटीशन में, फेडरेशन में, इंटर स्टेट में, इतना अच्छा सारे बंदे कर रहे हैं। तो अभी 4 दिन बचे, इधर भी मेडल आएंगे, पर इसके बाद अगर कंटिन्यू बंदों का सपोर्ट रहेगा तो आने वाले 2028 के ओलंपिक तक सपोर्ट रहेगा बंदों को, तो वो आगे जाके भी और अच्छा कर सकते हैं सर। अच्छा, किस तरह से देखते हैं कि जो गवर्नमेंट का रोल है वो कितना आप लोगों को ऐसा मदद मिलता है, चाहे साई की स्कीम्स हो, भारत सरकार की स्कीम को, उनके बारे में कुछ बताइए। साई के स्कीम में मैं अभी आया हूँ सर, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब बेस्ट किया था, तो उसके बाद मेरे को काफ़ी हेल्प हुई, तभी तो ये उसका दिख रहा है मेडल आया है करके। अगर ये सपोर्ट नहीं होता मेरे साथ में, मतलब सभी का, तो अगर ये टीम वर्क अगर पूरे इंडिया से हो जाएगा तो बहुत अच्छा मेडल की उम्मीद कर सकते हैं हम। जी बिल्कुल, लगातार हमारे खिलाड़ियों को सपोर्ट मिल रहा है। उनका कहना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले बड़े इवेंट्स में वो भारत के लिए पदक जीतेंगे और भारत को विश्व मानचित्र पर एक स्पोर्ट्स सुपर पावर बनाने में एक कोई रोक नहीं सकता। इस तरह का प्रदर्शन उनसे हमको दिखेगा। कैमरा पर्सन स्टैलिन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो। दो खड़े काके लागू पायो,
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। जी हाँ, आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर देश भर के अनेक शहरों में आज गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाई जा रही है। ये दिन वेदों के संकल्पकर्ता और महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास को समर्पित है। इस दिन श्रद्धालु गुरुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। मंदिरों, मठों और आश्रमों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं हमारा खास शो नया सवेरा हमारे सहयोगी भावना और कृतिका के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।